चैप्टर नंबर 4 ये हमने शुरू किया था। चैप्टर 4 और इस चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर का नाम क्या है? बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में हमने पार्ट ए शुरू किया है, पार्ट ए, और पार्ट ए का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है इसका रिएक्शन कुछ इस तरह था कि 12H2O ये किस तरह 6CO2 के साथ मिलकर 18 ATPs और 12 NADPH2 के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाता है और ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन भी पैदा करता है। तो कल मैंने ये थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब अगर हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का तरीक़ेकार, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस शोज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कि इसका तरीक़ेकार हमें ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस में दो किस्म की रिएक्शन है। द फर्स्ट वन लाइट रिएक्शन, इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन ये हमारे पास होता है ग्रेनम में, और ये हमारे पास होता है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में कभी कभी साइक्लिक फ्लो होता है, वरना ज्यादातर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ज्यादातर। साइक्लिक फ्लो ये मतलब कभी कभार रेयर कंडीशन में होता है जब हमारे पास फोटो सिस्टम 2 की एबिलिटी ब्लॉक होती है, वरना जब हम लाइट रिएक्शन का जिक्र करते हैं तो उसमें नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब उसमें हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जिक्र करते हैं। लाइट रिएक्शन नॉर्मली हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए मतलब ये किस तरह होता है, एक लाइट रिएक्शन में दो वाटर मॉलिक्यूल प्रोसेस होते हैं, और इसके प्रोसेस, अब ये किस तरह प्रोसेस होते हैं जरा डिटेल में सुन लो। दो वाटर मॉलिक्यूल को हम एक एटीपी के जरिए इसकी ब्रेकडाउन करके इससे बनाते हैं 4 एटीपीज। दो इन
ADPH2 और एक ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास इसका ओवरऑल रिएक्शन है। ये हमारे पास इसका क्या चीज है? ओवरऑल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को मतलब नेट रिएक्शन मान लो, नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन में क्या है कि हमारे पास 2H2O, अब इससे 3 ATP, क्योंकि 4 ATP पैदा हो गए हैं, एक इस्तेमाल हुआ है, 4 ATP से एक ATP को माइनस करो, 3 ATP आ जाएगा, 2 NADPH2 आ जाएंगे और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाएगा। तब जरा यहां देखो, फोटोसिंथेसिस में कुल 12 वाटर मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं और लाइट रिएक्शन मतलब एक नॉन साइक्लिक फ्लो में 2 वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो मैं जरा इस तरह लिख सकता हूं, फॉर 1 ग्लूकोज, क्योंकि रिएक्शन में एक ग्लूकोज के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं? 12। सो फॉर 1 ग्लूकोज 6 light reaction occurs. 6 light reactions occurs. इसमें से 6 लाइट रिएक्शन होते हैं एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए। तो एक में से हमारे पास 3 ATPs पैदा होते हैं अब एक लाइट रिएक्शन में। तो ओवरऑल ये हमारे पास ये ग्रॉस रिएक्शन है, ग्रॉस टोटल। ये हमारे पास नेट रिएक्शन है। और ये हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट एक ग्लूकोज के लिए कितने लाइट रिएक्शन होते हैं। और ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल लाइट रिएक्शन। एक ग्लूकोज के लिए 12 वाटर मॉलिक्यूल 6 दफा लाइट रिएक्शन करते हैं, 6 दफा। तो उससे मतलब ये 6 टाइम्स यहां पर लाइट रिएक्शन होते हैं। और उससे बनते हैं, अब एक लाइट रिएक्शन में 3 ATP, तो 6 में कितने ATP पैदा होंगे? 18 ATP प्लस 12। एक लाइट रिएक्शन में 2 NADPH, तो 6 में कितने? 2 6 12 NADPH2। और एक लाइट रिएक्शन में एक ऑक्सीजन, तो 6 में 6 ऑक्सीजन। तो ये ओवरऑल इसका रिएक्शन। आई एम श्योर कि ये क्लियर होगा, आई एम डैम श्योर कि ये क्लियर होगा। ये तो लाइट रिएक्शन का मैंने जिक्र किया। अब चलिए डिस्कस करते हैं डार्क रिएक्शन की। इसके लिए डार्क रिएक्शन किस तरह होगा। इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता। और ये होता है स्ट्रोमा में। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ये कहां पर होता है? शाबाश, ये स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में। और ये इस तरह होता है, फॉर 1 ग्लूकोज
अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि एक ग्लूकोज के लिए 6 लाइट रिएक्शन होते हैं। अब एक ग्लूकोज के लिए 2 डार्क साइकिल्स होते हैं, डार्क रिएक्शन। इसके लिए 2 डार्क साइकिल्स होते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं 1 डार्क साइकिल। और अदर डार्क साइकिल। 3 CO2 9 ATPs की मौजूदगी में और 6 NADPH2 को यूटिलाइज करने के बाद EPGA फास्फोग्लाइसेरिक एसिड बनाएगा। और यहां भी 3 CO2 मॉलिक्यूल्स 9 ATP को यूटिलाइज करके 6 NADPH2 से एनर्जी लेके इसको अपने आप में स्टोर करके ये भी PGA बनाता है, क्योंकि PGA एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब इसको जमा कर दो, शाबाश, इन दोनों डार्क साइकिल को जमा कर दो, इससे कंप्लीट डार्क रिएक्शन आता है। केल्विन साइकिल जिसे हम कहते हैं। तो कंप्लीट डार्क रिएक्शन में हमारे पास 6 CO2, ये 9 और 9 18 ATPs से एनर्जी लेंगे, 6 और 6 मतलब 12 NADPH2 से एनर्जी लेंगे। PGA और PGA मतलब ये एक ग्लूकोज बनाता है। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास एक कंप्लीट डार्क रिएक्शन। अब जरा गौर से देखो, 3 CO2 कितने ATPs यूटिलाइज करते हैं? 9 ATP। सो इन डार्क रिएक्शन कुछ पॉइंट्स जरा नोट कर लो। वन CO2 ये 3 ATPs को यूटिलाइज करके और 2 NADPH2 को यूटिलाइज करके ये CH2O बनाएगा। दूसरा पॉइंट, अब 3 CO2, एक को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, यहां भी मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और यहां भी बिल्कुल कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात। इससे बनेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल C3H6O3 मतलब PGA। और अगर हम 6 CO2 का इस्तेमाल करेंगे, 6, तो अब 18 ATP, 12 NADPH2, अब इसको भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और सलाम जी। मेरा ये है कि जो हमारे पास ETC ऑफ लाइट रिएक्शन है,
ये किस पर कंसिस्ट होता है? सिर्फ साइटोक्रोम्स पे, इसमें हमारे पास प्लास्टोक्विनोन और चीज पीटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसलाइट रिएक्शन जो है जी, तो ये कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ये साइटोक्रोम्स ओनली या इसमें हमारे प्लस प्लास्टोक्विनोन और एफआरएस भी शामिल होते हैं? पोटोस्टम 1 की आप जिक्र कर रहे हो या पोटोस्टम 2 की? नॉन साइक्लिक पूरा। नॉन साइक्लिक में दोनों दोनों, मतलब पोटोस्टम 1 अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे आप देख लो, नेक्स्ट पेज पे आप देख लो, शाबाश। अब लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन अगर इसमें नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जिसका आपने अभी क्वेश्चन किया है, ये अकर्स, इसकी अकरेंस होती है ऑन दी surface of thylakoids. On the surface of it occurs on the surface of thylakoids, non-cyclic electron flow. अब ऑन द सरफेस ऑफ thylakoids क्या है? हमारे पास इस तरह फोटो सिस्टम 2 होता है जिसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन होता है और इसकी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में साइटोक्रोम बी भी है, साइटोक्रोम इफ भी है, प्लास्टोसाइनिन भी है और फिर फोटो सिस्टम 1 आता है जिसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एफआरएस और इसका जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है वो एनएडीपी है। अब लाइट की वजह से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और लाइट की वजह से यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब लाइट excites both photosystems, जिसके नतीजे में electrons of photosystem 2 is captured by plastoquinones is captured by photosystem क्या चीज? प्लास्टोक्विनोन। और जो इलेक्ट्रॉन्स है फोटोसिस्टम 1 के is captured by एफआरएस। अब फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये इलेक्ट्रॉन पी क्यू से बी, बी से इफ से पीसी और पीसी से कहा चला जाता है? फोटोसिस्टम 1 में चला जाता है। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान एनर्जी रिलीज होता है, यहां पर एनर्जी रिलीज होता है।
यहां पर एनर्जी रिलीज होता है, यहां पर एनर्जी रिलीज होता है, यहां पर एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर आप लोग देख ले 4 एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस से, तो 4 किस्म की एनर्जीज यहां पर पैदा होते हैं। तो जब 4 किस्म की एनर्जी, 4 एनर्जी कॉम्प्लेक्स से 4 किस्म की एनर्जी पैदा होते हैं, तो ये 4 एडीपी और फास्फेट को मिलाकर एटीपी बनाता है, मतलब फास्फोराइलेशन करता है। तो ये 4 एटीपी बनाता है, 4 एटीपी। ये वही एनर्जी है। ये वही एनर्जी है, वही एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ऑफ द फोटो सिस्टम 1, इसको इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 पूरा करता है। तो फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को किसने पूरा किया है? इसको पूरा किया है इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम 2। और फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को पूरा करेगा वाटर। यहां लिख देता हूं, जब 2H2O की हम ब्रेकडाउन करेंगे। अब यहां पर हम H2O की ब्रेकडाउन करते हैं, और H2O की जब ब्रेकडाउन होता है तो इससे हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। एक H2O की ब्रेकडाउन करने से हाफ ऑक्सीजन आएगा, 2 हाइड्रोजन आयन आएंगे और 2 इसमें इलेक्ट्रॉन। और दूसरा ऑक्सीजन, वाटर, ये दूसरा ऑक्सीजन भी हमें प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन आयन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ये मिलकर एक O2 बनाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेड बाय, कौन इसको एक्सेप्ट करता है? इसको एक्सेप्ट करता है फोटो सिस्टम 2। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 हाइड्रोजन है, तो इसके साथ इट इज एक्सेप्टेड बाय NADP, और NADP इन दोनों के साथ मिलकर NADPH2 बनाता है। और ये 2 हाइड्रोजन आयन और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि FRS के साथ थे, यहां देखो, ये FRS के साथ जो 2 इलेक्ट्रॉन है,
इसको NADP वापस लेता है, इसके साथ भी NADP रिएक्शन करके, तो यहां भी NADPH2 पैदा हो जाता है। तो आप अगर देखें, एक NADPH2 ये पैदा हुआ है, एक NADPH2 ये पैदा हुआ है, दो NADPH2 पैदा हो गए हैं और 4 ATPs पैदा हो गए हैं। तो एक नॉन साइक्लिक फ्लो में 4 ATPs और 2 NADPH2, और इन दोनों इट्स ब्रेकडाउन needs 1 ATP। तो ये ATP उससे माइनस करो, सो मैं लिख सकता हूं कि 1 नॉन साइक्लिक फ्लो में हम कह सकते हैं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हमने एक एटीपी और एंजाइम्स की जरिए की है, और इससे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है, जवाब में 4 एटीपीज बने हैं और 2 NADPH2 बना है। उस्ताद अम्मा ख्याल तो कोई शिवे उसना। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो? शाबाश शाह अब्दुल्ला जी, शाह अब्दुल्ला सर जी। जी हमने मुंह हुई दा वाटर मॉलिक्यूल जी सर जी दे ब्रेकडाउन द पैराडाइज था एनर्जी पकारी सर जी एटीपी सर तुम रहियो एटीपी सर तुम एनर्जी चागा 2 मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन की देखिए लाइट इनका सिमल्टेनियस की, देखिए सनलाइट हम कार की करना, सनलाइट फोटोलाइसिस की करना, ठीक है। और द एंजाइम्स हाँ, enzymatic breakdown हम देखिए होगा, enzyme reduces the activation energy for a reaction। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस वन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो? वन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसको हम नॉर्मल लाइट रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल लाइट रिएक्शन कहते हैं। एक नॉर्मल लाइट रिएक्शन में इस तरह कभी कभी पोटोसिस्टम 2 ब्लॉक होता है, तो उस जी उज़ैर क्या मसला है? कभी कभी हमारे पास पोटोसिस्टम 2 ब्लॉक होता है, sometimes when photosystem 2 is blocked, जब वहां पर इनहिबिशन ऑफ एंजाइम होता है, then cyclic electron flow occurs। साइक्लिक में हमारे पास इस तरह पोटोसिस्टम 1 होता है, इससे इलेक्ट्रॉन जब एफआरएस में जाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन दोबारा गिर जाते हैं साइटोक्रोम बी में, इफ में, पीसी में, और उससे कहां पर दोबारा आते हैं? उससे आते हैं फोटोसिस्टम 1 में। अब इस दौरान सिर्फ एक एटीपी, मतलब यहां पर 2 एटीपी पैदा होते हैं, लेकिन एक इस्तेमाल वन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। It produces
2 ATPs. As well as utilizes 1 ATP. एक ATP को ये इस्तेमाल करता है, 2 को ये पैदा करता है, तो 2 - 1 = 1 ATP. शागिर्दान मसलवी क्वेश्चन कूलिश है. ATP generated in the presence of light is known as फोटोफॉस्फोराइलेशन. जो साइक्लिक फ्लो में बनता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और जो नॉन साइक्लिक में बनता है तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. इजीएस्ट वे निश्ता, इससे इजीएस्ट वे इसका और नहीं है. इजीएस्ट वे है, सबसे इजीएस्ट वे. अच्छा, इसके बाद डिस्कस करते हैं डार्क रिएक्शन. तो एनर्जी कैलकुलेशन डार्क रिएक्शन में मैंने आप लोगों के साथ मतलब शेयर किया है. जिस तरह आप सबको पता है कि इसमें 2 डार्क साइकिल्स होते हैं. और एक डार्क साइकिल में 3CO2 हम यूटिलाइज करते हैं, उसको 9 ATPs और 6 इसमें 3CO2 9 ATPs और 6 NADPH2, इसका इस्तेमाल करके हम एक PGA बनाते हैं. और यहां भी हम इसका इस्तेमाल करके PGA 3 कार्बन शुगर है. लेकिन यहां मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करूंगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड में डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा. तो स्टेप नंबर 1, कार्बन फिक्सेशन. बिल्कुल मैं एक नया तरीका इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल नया तरीका, जो मेरा अपना तरीका है. ये स्ट्रोमा में होता है, तो डेफिनेटली स्ट्रोमा फ्लूइड है. स्ट्रोमा में राइबोलोज बाइफॉस्फेट चैप्टर 2 में मैंने डिस्कस किया है. राइबोलोज पेंटोज है, इसमें 5 कार्बन है और ये कीटो शुगर है. इसके साथ CO2 मिल जाता है, उसमें 1 कार्बन है, और इसकी मिलाप RUBP से हमने RUB लिया है, RUBP से RUB लिया है, CO2 से को लिया है, और IS रोबिस्को. तो 5 कार्बन और 1 कार्बन ये मिलकर हेक्सोज बाइफॉस्फेट बनाते हैं. और फिर इस हेक्सोज बाइफॉस्फेट की ब्रेकडाउन होती है फास्फोग्लाइसरिक एसिड या ग्लाइसरल्डिहाइड PGA. ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये भी 3 कार्बन. अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए मैं आपको इसका तरीका बता दूं. RUBP का फार्मूला है C5H12O11P2. इसके साथ CO2 को मैंने मिला लिया है, तो या 5 कार्बन और CO2 का 1 कार्बन, तो कुल 6 कार्बन. हाइड्रोजन 12 की 12 बन जाएंगे. RUBP में 11 ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो 13 ऑक्सीजन, और फास्फेट वही की वही 2 है. अब इसकी मैंने ब्रेकडाउन किया है, ब्रेकडाउन. तो जब मैं ब्रेकडाउन करूंगा
तो मेरे पास एक PgA C3H7O7P और दूसरा हमारे पास होगा C3H5O6P। अब कार्बन ऊपर भी 3 नीचे भी 3 तो 6, हाइड्रोजन 7 और 5 12, ऑक्सीजन 7 और 6 13 और फास्फेट 1 1 2। तो ये कार्बन फिक्सेशन है। कार्बन फिक्सेशन नो एनर्जी यूज्ड, यहां पर हमने कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं की है, यहां पर हमने कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं की है। स्टेप नंबर 2, जब भी मसला पेश आ जाए तो मुझसे पूछो, ठीक है। रिडक्शन, अब रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, बिल्कुल दरमियान में, क्योंकि एंड में फिर टाइम नहीं होता। तो जिस पॉइंट में भी आपको मसला पेश आ जाए तो मुझसे डायरेक्ट पूछा करो, एंड में बात सब खड़े होते हैं तो टाइम नहीं होता, ठीक है। अब ये जो PgA मॉलिक्यूल बने हैं हमारे पास, दोनों PgA, अच्छा दोनों PgA में डिफरेंस है H2O। अब ऊपर कार्बन 3 हाइड्रोजन 7 और नीचे 5 तो दो हाइड्रोजन का फर्क है, ऊपर ऑक्सीजन 7 और नीचे 6 तो 1 ऑक्सीजन का फर्क है, H2O डिफरेंस है। अब इस PgA के साथ NADPH2 फ्रॉम द लाइट रिएक्शन ये अमल करके ये फास्फोग्लाइसरल डिहाइड बनाता है और NADP बनाता है। और इस फास्फोग्लाइसरल डिहाइड के साथ ATP रिएक्शन करके ATP ADP बनाता है और बाई फास्फोग्लाइसरल डिहाइड बनाता है। यहां भी कुछ इस तरह का माहौल है। NADPH2 ये 2 हाइड्रोजन PgA को देगा, NADPH2 NADP और PgA रिड्यूस होकर पीगाल बन जाएगा, ATP के साथ रिएक्शन करेगा, ATP से एक फास्फेट लेकर ATP को ADP बनाएगा और PgAl बाईपास को ग्लाइसरल डिहाइड बन जाएगा। मैकेनिज्म डिस्कस करो। PgA का फार्मूला उधर मैंने लिखा है C3H7O7P और ये NADP है। NADPH2 ये NADP बन जाता है। ये H2 जब PgA लेता है तो ये C3H7 के साथ 2 हाइड्रोजन मिला लो तो H9O7P और इसके साथ ATP है तो ATP से एक फास्फेट चला जाता है, ये ADP बन जाएगा। वो एक फास्फेट इसके साथ मिलकर C3H9O7P2 बनाता है। सेम इज द केस हियर। तो हमारे पास भी क्या चीज है, C3H5O6P इसके साथ NADPH2 ये रिएक्शन करेगा, ये NADP बनाएगा और ये 2 हाइड्रोजन जब उसको मिलते हैं तो C3H7O6P बनाता है और जब ATP इसके साथ रिएक्शन करता है तो ATP ADP बनाता है और ये C3H7O6 और P2। इसमें अगर एनर्जी कैलकुलेशन करो तो ये एक NADPH2 यहां इस्तेमाल हुआ है, एक यहां इस्तेमाल हुआ, नीचे तो उसका मैकेनिज्म है, एक ATP यहां इस्तेमाल हुआ है और एक ATP यहां इस्तेमाल हुआ है। तो 2 ATP प्लस 2 NADPH2 यूज हो गए हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है
generation of RUBP। तो अब हमारे पास क्या चीज बचा है? जरा हाँ, अच्छा अच्छा, तो अब हमारे पास बाय फास्फोग्लाइसेरल्डिहाइड, बाय फास्फोग्लाइसेरल्डिहाइड, इसके साथ हम एक एटीपी मिला लेते हैं, तो ये कंबाइन होकर इस तरह RUBP बनाता है। क्या चीज? RUBP बनाता है, और ये ग्लूकोज बनाएगा, और ये फॉस्फेट्स बनाएगा। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला C3H9O7P2 और इसका C3H7O6P2। इससे RUBP बनाओ। RUBP का फार्मूला मैंने लिखा है पहली रिएक्शन में। तो इस स्टेप में हमारे पास 1 ATP यूज हुआ है। तो यार ये हमारे पास डार्क रिएक्शन है। ये हमारे पास क्या चीज है? डार्क रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि डार्क रिएक्शन में एक CO2 3 ATP को इस्तेमाल करेगा, साथ में 2 NADPH2 को इस्तेमाल करेगा और CH2O बनाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लो ना, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 6, तो 6CO2 इसके साथ ये 18 ATP। एनर्जी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है। आई एम श्योर कि ये क्लियर होगा। इसके साथ साइड कंपाउंड्स भी बनते हैं। लास्ट स्टेप में साइड कंपाउंड्स भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनते हैं, 4 कार्बन मॉलिक्यूल भी बनते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल भी बनते हैं और 7 कार्बन मॉलिक्यूल भी बनते हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा जी क्वेश्चन जरूर क्या जमदार गर्मी दा। हाँ सर, ये कार्बन फिक्सेशन में जो आपने पहला स्टेप किया है थोड़ा रिपीट कराएं। अच्छा, कार्बन फिक्सेशन में RUBP है, इसका फार्मूला ये है। CO2 है, इसका फार्मूला ये है। अब रूबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में ये 5 कार्बन 1 कार्बन मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है। तो 5 कार्बन 1 कार्बन इक्वल 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, 11 O2 यहाँ है, 2 O2 CO2 से मिलकर O13 बनता है और फॉस्फेट इस तरह 2 बन जाते हैं। अब ये इस तरह एक C3H7, इसमें 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, इस दोनों में फर्क है। कोशिश कर दे लास्ट स्टेप जो होगा ना, देखिए 2 बाइफास्फोग्लाइसरेट तेगा ना दा इस्तेमाली की और जोड़ई RUBP न दा कम यो वाला बजी ग्लूकोज लबारबा कंट्रीब्यूशन कई देखिए दा सुधवाना नहीं आप समझे नहीं। यहाँ देखो इसमें ये बाइफास्फोग्लाइसिल या इन दोनों में से वही कार्बन निकलेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। यहां मैंने एक CO2 इस्तेमाल किया है, एक CO2,
तो यहां वही कार्बन आएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स हुआ है, वही आएगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कार्बन आते हैं। ग्लूकोज में जो C6 है ना, तो 6 के 6 कार्बन डाइऑक्साइड से आए हैं। सर او تاسو چې سٹارټ کې د ډارک ریاکشن ایکویشن لیکو تاسو آی کې پی جی ای لیکل دا حالکه دا پی جی ای ال نه جوړ شوی دی شاګرد پدې کې کنفیوز کیږم کنه پی جی ای ال these are same words. You should specify a carbon by sugar by the number of carbon, not by hydrogen or oxygen. PGA and PGL, these are same, oxidized and reduced form. Is it clear? सर ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि डिफरेंट है क्योंकि रेस्पिरेशन की जो ग्लाइकोलाइसिस की ऑक्सीडेटिव फेज है उसमें ये जो स्टेप है ये उलट हो जाता है। उसमें हम कहते हैं कि कल मैं डिस्कस करूंगा ना, ये मैं कल डिस्कस करूंगा। वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर पोटेंट देन क्लोरोप्लास्ट। सर थैंक यू। फातिमा जी, फातिमा जी, फातिमा।